नमस्कार छात्रों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रीमती सीमा श्रीवास्तव। ठीक, इससे पहले के वीडियो में हमने आपको वर्णमाला के वर्गीकरण पर चर्चा की थी। ठीक, हमने आपको वर्ण बताया था, वर्णमाला बताया था, इसके बाद वर्णमाला का विभाजन बताया था कि संस्कृत वर्णमाला को कुल 4 भागों में बांटा गया है। उसमें हमने सबसे पहला भाग उसका भेद बताया था, क्या? स्वर, व्यंजन, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, तो हमने उस समय ये भी कहा था कि अभी हम सिर्फ आपको परिभाषा बता रहे हैं, सिर्फ उसका मतलब बता रहे हैं। अब आगे के वीडियो में हम उसके विस्तृत अध्ययन पर जाएंगे। ठीक है, अब वर्णमाला के विभाजन का सबसे पहला भाग है क्या? स्वर। ठीक, स्वर हमने आपको पहले ही बताया था कि स्वर क्या है? स्वयं राजन्ते इति स्वरा या स्वैरुच्यते इति स्वरा। ठीक, जो स्वयं उच्चरित होते हैं, ठीक, वे स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब मैं स्वरों का विभाजन, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्वरों के विभाजन पर चर्चा करूंगी कि स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से किया गया है। तो स्वरों का अनेक प्रकार से विभाजन किया गया है और उसमें स्वर का पहला विभाजन है आपका क्या? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। सबसे पहले स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक, अब हम आपको बता रहे कि ह्रस्व स्वर क्या है। ठीक, अब हमने बताया था, उसमें भी बताया था, उस वीडियो में बताया था कि एक मात्रो भवेत ह्रस्व। ह्रस्व, ह्रस्व का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा। ठीक, तो ह्रस्व का शाब्दिक अर्थ हो गया छोटा। आप ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? यहाँ पर ह्रस्व स्वर का तात्पर्य क्या है? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे कि ह्रस्व स्वर क्या है। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में, ठीक, एक मात्रा का समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, वे स्वर क्या कहलाते हैं? कौन से स्वर कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर। ठीक, अब आपको समझ में आ रहा होगा, आप सोच रहे हैं कि एक मात्रा का मतलब क्या है? मात्रा। ठीक, तो यहाँ पर हम आपको ये बता दें सबसे पहले कि यहाँ पर मात्रा शब्द जो है वो समय का मानक है। ठीक, यहाँ पर मात्रा से तात्पर्य 1 किलो 2 किलो से नहीं है। ठीक है, बल्कि किससे है? यहाँ पर मात्रा शब्द जो है समय के मानक के रूप में किया गया। अर्थात एक मात्रा का कितना समय होता है, अर्थात उसको हमारे वैयाकरणों ने कितना समय बताया, कितना समय परिभाषित किया कि एक मात्रा बराबर, अर्थात ठीक, एक बार चुटकी बजाने में, ठीक, या एक बार पलक झपकाने में जितना समय हमें लगता है वो समय हमारा कितना कहलाता है? एक मात्रा कहलाता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि एक मात्रा का तात्पर्य कितना होता है, कितने समय से है। अर्थात हम एक बार चुटकी बजाते हैं या एक बार पलक झपकाते हैं तो जितना समय हमें लगता है, जितना समय अपेक्षित है, उतना ही समय, वही समय हमारा एक मात्रा कहलाता है। ठीक, आप परिभाषा के तौर पर जैसे हम कहें ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो परिभाषा के तौर पर हम ये कह पाएंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वे स्वर कौन से स्वर कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब ह्रस्व स्वरों की संख्या कुल कितनी है? 5। ह्रस्व स्वरों की संख्या कुल कितनी है? 5। ठीक है, तो आप इस पर 2 प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं ह्रस्व स्वर पर। ठीक है, कि एक प्रकार से ये भी पूछ लें कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वे स्वर कहलाते हैं, ठीक, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो अब आप किस पर टिक करेंगे? ह्रस्व स्वरों पर। ठीक है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वे स्वर कौन से हैं? ह्रस्व स्वर। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या है, ठीक, 3 4 5 8, तो आप किस पर टिक करेंगे? 5। ठीक, ह्रस्व स्वरों की संख्या कुल कितनी है? 5।
वे ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री और ल। ठीक है, ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? ह्रस्व आ, ई, उ, री और ल। ये 5 स्वर कौन से स्वर कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर। ठीक, आशा है समझ में आ गया होगा आपको ह्रस्व स्वरों के बारे में। ठीक, अब हम दीर्घ स्वरों पर आते हैं कि दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। ठीक है, अब दीर्घ माने होता है, दीर्घ का शाब्दिक अर्थ है क्या? बड़ा। ठीक, तो अब दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आप जिन स्वरों के उच्चारण में कुल 2 मात्रा का समय लगता है, अर्थात ह्रस्व का जस्ट डबल, इसमें 1 मात्रा था, इसमें हो गई हमारी 2 मात्रा। ठीक, तो अब हमारी परिभाषा क्या बन गई कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वे स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। और 2 मात्रा आप समझ गए होंगे कि अर्थात 2 बार चुटकी बजाने में या 2 बार पलक झपकाने में जितना समय हमें अपेक्षित है, जितना समय हमें लगता है, वो समय कितना कहलाता है? 2 मात्रा कहलाता है। ठीक है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वे स्वर कौन से स्वर कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब दीर्घ स्वर देखिए, हम इसको लिख देते हैं। दीर्घ स्वर क्या है? इसी को डबल करते चलिए, इसमें ह्रस्व था, इसमें सब दीर्घ हो जाएगा। हो जाएगा क्या हमारा? दीर्घ आ, ई, उ, री, ठीक। अब ल का दीर्घ नहीं होता, सबको पता है, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। अब इसके बाद आएगा ए, ओ, आई और औ। ठीक है, तो इस प्रकार से ह्रस्व स्वरों की कुल संख्या कितनी हो गई? 8। सॉरी, ठीक, दीर्घ स्वरों की संख्या कुल कितनी हो गई? 8। ठीक, जैसे ह्रस्व स्वरों की संख्या कुल कितनी थी? 5, ऐसे ही दीर्घ स्वरों की संख्या कुल कितनी हो गई? 8। ये मैं ऊपर लिख भी देती हूँ आपको समझने के लिए। ठीक है, ह्रस्व स्वर 5, दीर्घ स्वर 8। अब हम आते हैं प्लुत स्वरों पर। ठीक, प्लुत स्वर क्या है? ठीक है, तो प्लुत स्वर अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में कुल 3 मात्रा का समय लगता है वे स्वर कौन से स्वर कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। अर्थात 3 बार चुटकी बजाने में या 3 बार पलक झपकाने में जितना समय लगता है वो समय कितना कहलाता है? 3 मात्रा का कहलाता है। ठीक है, तो जिन इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि जिन स्वरों के उच्चारण में कुल 3 मात्रा का समय लगता है वे स्वर प्लुत स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब प्लुत स्वर का प्रयोग कहाँ होता है ये हम आपको बता दें कि प्लुत स्वर का प्रयोग लौकिक संस्कृत में किसी को पुकारने के लिए, ठीक, जैसे हम किसी को जोर देते हैं, ठीक है, कि हे राम, ठीक, जैसे आप देखिए कि कभी कभी गांव देहात में या कभी किसी को देर तक बुलाते हैं, कहाँ हो, ठीक, हे राम, ठीक, तो जब हम किसी को जोर तक बुलाते, देर तक बुलाते हैं, अर्थात किसी को पुकारते हैं, ठीक, तो उसके लिए हम प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। तो लौकिक संस्कृत में प्लुत स्वर का प्रयोग किसी को पुकारने के लिए या संबोधन के लिए किया जाता है। दूसरी चीज, और वैदिक संस्कृत में प्लुत का स्वरों का उपयोग किसमें किया जाता है? ओंकार के उच्चारण के लिए किया जाता है। तो वैदिक स्वरों में प्लुत स्वर का प्रयोग ओंकार के उच्चारण के लिए किया जाता है और लौकिक संस्कृत में प्लुत स्वरों का प्रयोग संबोधन या किसी को पुकारने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ओम देखिए, ये जैसे वैदिक संस्कृत है, ओ म, ये देखिए, ये प्लुत स्वर की पहचान है। ठीक,
और ये, तो ये शुद्ध शब्द है। ओम लिखने को तो ओम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है, पूर्णतः गलत है व्याकरण की दृष्टि से। ठीक है, तो ये ओम क्या है, इसका शुद्ध शब्द क्या है, ओम। इसको शुद्ध लेखन की दृष्टि से ये शुद्ध शब्द है। ठीक है, अब ये हो गए। ठीक है, तो अब आज हम अपने इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये चीज समझ में आ गई। हमने इस चीज को, स्वरों का जो विभाजन था, इसको हमने बहुत ही सरलता से, ठीक, टेट या सुपर टेट के लेवल से हमने समझाने का प्रयोग किया है। ठीक है, जो पद्धति हमने प्रयोग की है बहुत सरल पद्धति है। ठीक, और आपके स्तर की पद्धति है। ठीक है, और वैसे स्वरों का अनेक विभाग, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भी हैं। ठीक है, अनुनासिक और अनुनासिक भी हैं। ठीक, लेकिन ये जो चीज मैंने आज बताई है वो आपके लेवल की चीज है। ठीक है, आशा है कि इतने से ही आपका काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी कल के वीडियो में हम उदात्त, अनुदात्त और स्वरित पर भी हल्की सी चर्चा कर देंगे। आपको अनुनासिक और अनुनासिक क्या है, इस पर हम आपको हल्की सी चर्चा कर देंगे। ठीक, लेकिन आपका काम इतने से ही चल जाएगा, लेकिन हम इस पर चर्चा थोड़ी विस्तार से कल के वीडियो में हम करेंगे। तो हम आज के इस वीडियो को यहीं पर, टॉपिक को, प्रकरण को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। ठीक, अगर आपको ये चीज पसंद आ गई हो, समझ में आया हो, तो आप इसको लाइक करें, ठीक, वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई इसमें ना समय लगना है ना कुछ पैसा लगना है, आपको सिर्फ एक बटन दबाना है। ठीक है, तो आप उसके बाद इससे पहले की चीजें आपको देखनी हो, टॉपिक जो हमने पढ़ाए हैं, लेक्चर जो हमने लिए हैं, उसको आपको देखना हो, जानकारी लेना हो, तो आप प्लेलिस्ट पर चल जाइए, उस पर क्लिक कर दीजिए, आपको इससे पहले के वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक, और दूसरी चीज, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। ठीक, इससे, क्योंकि इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारे जो नए वीडियोस आएंगे उस पर आपको तुरंत मैसेज पहुंच जाएगा। ठीक, तो आज हम इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।